सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 14 ऊर्जा के स्रोत के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो के अंतर्गत आपने सूर्य ऊर्जा, जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, उसके बारे में अभ्यास किया। आज हम समुद्र में से हम किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो समुद्र में से हम जो ऊर्जा प्राप्त करेंगे उसमें होगा एक तो ज्वारीय ऊर्जा, दूसरे नंबर पर है तरंग ऊर्जा, तीसरे नंबर पर है समुद्र तापीय ऊर्जा, मतलब समुद्री एक प्रकार की। तो सर्वप्रथम हम समुद्र में से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें से सर्वप्रथम हम ज्वारीय ऊर्जा के बारे में अभ्यास करेंगे कि किसे कहते हैं हम ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा हम किसे कहते हैं उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो हम सबको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का कारण क्या है, कि पृथ्वी के आसपास चंद्र परिभ्रमण करता है। पृथ्वी के आसपास चंद्र परिभ्रमण करता है और चंद्र के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। पृथ्वी के आसपास भ्रमण करने वाले चंद्र के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और उसके कारण समुद्र के जल स्तर में चढ़ाव और उतार आते हैं। कारण क्या है कि चंद्र द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, बराबर, चंद्र द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसके कारण समुद्र के जो जल स्तर में बढ़ोतरी या तो घटोत्तरी, मतलब चढ़ाव या तो उतार आते हैं, बराबर। समुद्र की सतह के स्तर में इस प्रकार के परिवर्तन की घटना को हम ज्वार भाटा कहते हैं। समुद्र के जल स्तर में ये जो परिवर्तन होता है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। समुद्र के जल स्तर में जो भी परिवर्तन हुआ उसको हम क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। ज्वार भाटा मतलब अप आया तो ज्वार, नीचे गया तो भाटा। मतलब कहने का मतलब है कि चंद्र के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और उसके कारण ही समुद्र के जल स्तर में चढ़ाव और उतार आता है। और समुद्र की सतह में ये चढ़ाव या तो उतार आने की जो घटना है उसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। और ये जो समुद्र की जो जल स्तर की जो सतह का अंतर है कि ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ये जो अंतर है समुद्र की सतह का जो अंतर है वो हमें ज्वारीय ऊर्जा देता है। वो हमें क्या देता है? ज्वारीय ऊर्जा। क्योंकि हमें पता है ज्वार भाटा मतलब जो जल स्तर में बढ़ोतरी या तो घटोत्तरी होगी और उन दोनों के बीच का जो भी अंतर होगा और वो हमें ज्वारीय ऊर्जा देगा। समुद्र की ओर खुलने वाला एक बांध, समुद्र की ओर खुलने वाला एक बांध बांधना है हमें, और फिर हम ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। बंध जहाँ पर खुलता है वहाँ पर हम टरबाइन लगाएंगे और टरबाइन लगाकर हम बढ़ती ऊर्जा मतलब ज्वारीय ऊर्जा का हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर सकते हैं। मतलब समुद्र की ओर खुलने वाला एक बांध बांधना है, ठीक है, और हम ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। जहाँ बांध खुलता है वहाँ पर हम टरबाइन लगाएंगे और टरबाइन वो ज्वारीय ऊर्जा के द्वारा हम टरबाइन घुमाएंगे और जिसके कारण हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। मतलब टरबाइन के द्वारा ही हम ज्वारीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं, पर टरबाइन को जो घुमाने का काम करता है वो करेगी ज्वारीय ऊर्जा। टरबाइन को जो घुमाने का काम करती है वो करेगी ज्वारीय ऊर्जा, और उसी के कारण हम ज्वारीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर सकते हैं। मतलब बहुत सरल टॉपिक है कि चंद्र के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और उसके कारण समुद्र के जल स्तर में चढ़ाव उतार आता है, और ये चढ़ाव उतार की जो घटना होती है उसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। और ये जो समुद्र की सतह का जो अंतर है वो हमें ज्वारीय ऊर्जा देती है। समुद्र की ओर खुलने वाला एक बांध बांधना है और हम ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। जहाँ पर बांध खुलता है वहाँ पर हम टरबाइन फिट करेंगे और टरबाइन वो ज्वारीय ऊर्जा के द्वारा हम टरबाइन घुमाएंगे और घुमाकर हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है बच्चों तरंग ऊर्जा। दूसरे नंबर पर है बच्चों तरंग ऊर्जा। किसे कहते हैं हम? तरंग ऊर्जा। तो ये भी बहुत सरल टॉपिक है। समुद्र के किनारे पर एक ओर से दूसरी ओर बहने वाले बहुत तेज पवनों से तरंग सर्जित होते हैं। मतलब समुद्र का एक किनारा है, वहाँ से दूसरे किनारे की ओर जो तेज पवन लहराते हैं और उसके कारण तरंग सर्जित होते हैं। समुद्र के किनारे पर एक किनारे से दूसरी ओर बहने वाले तेज पवनों से
क्या सर्जित होता है? तरंग सर्जित होते हैं। और तरंग जहाँ पर ज़्यादा तीव्र होते हैं ना, वहाँ पर हम तरंग ऊर्जा का व्यावहारिक उपयोग कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा होने चाहिए, तीव्र होने चाहिए, खाली नॉमिनल नहीं होने चाहिए। तरंग जहाँ पर ज़्यादा तीव्र होते हैं वहाँ पर हम तरंग ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। समुद्र किनारे के आसपास बड़े तरंगों को हम कवर करते हैं और उसकी गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। समुद्र के आसपास जो भी तरंग होंगे उसको हम कवर करेंगे और उनकी गतिज ऊर्जा का हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर सकते हैं। विविध प्रकार की संरचना विकसित करके हम तरंग ऊर्जा की मदद से हम टरबाइन का भ्रमण करवाएंगे और हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करेंगे। मतलब टरबाइन को घुमाना है, मतलब विद्युत ऊर्जा, तो विविध प्रकार की टेक्निक्स है, विविध प्रकार की टेक्नोलॉजी है और विविध प्रकार की टेक्नोलॉजी के माध्यम से विविध प्रकार की टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम तरंग ऊर्जा की मदद से हम टरबाइन का भ्रमण करवाएंगे और हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर सकेंगे। तीसरी बात है समुद्र तापीय ऊर्जा। समुद्र तापीय ऊर्जा तीसरे नंबर पर है समुद्र तापीय ऊर्जा। समुद्र तापीय ऊर्जा। तो बच्चों, समुद्र के जो सतह का पानी सूर्य द्वारा गर्म होता है और उनकी सापेक्ष में जो एकदम नीचे का पानी है वो भाग का पानी ठंडा होता है। मतलब ये समुद्र है, ये पानी है, तो यहाँ सूर्य के कारण ये जो ऊपर का पानी ज़्यादा गर्म होगा उसकी तुलना में नीचे का पानी ठंडा है। मतलब गर्म तो होगा ही, पर इस पानी की तुलना में यह पानी ठंडा है। सतह के पानी, ये पानी और जो गहराई वाले पानी के तापमान में जो अंतर होता है उसके कारण समुद्र तापीय ऊर्जा रूपांतरण प्लांट में उपयोग करके हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये दो पानी के बीच में जो तापमान का अंतर होगा, ठीक है, और उस तफावत मतलब उस अंतर का समुद्र तापीय ऊर्जा रूपांतरण प्लांट में हम उपयोग करेंगे और हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यदि सतह पर रहे हुए पानी और 2 किलोमीटर की गहराई पर रहे हुए पानी के तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस, कितना, 20 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा अंतर हो तो ही यह जो प्लांट होता है वो कार्यरत रह सकता है। कितना मिनिमम अंतर कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पर मानो कि तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो गहराई वाले भाग का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना चाहिए, तो ही ये अंतर 20 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा बनता है और तभी हम समुद्र तापीय ऊर्जा रूपांतरण प्लांट का उपयोग कर सकते हैं। मतलब एक बात यहाँ पर है कि समुद्र की सतह और गहराई पर रहे हुए पानी, ये दोनों के बीच में जो तापमान का अंतर होता है उस अंतर का हम समुद्र तापीय ऊर्जा रूपांतरण प्लांट में उपयोग करेंगे। पर यह अंतर कितना होना चाहिए? कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस। और गहराई का अंतर कितना? तो 2 किलोमीटर। सतह का जो गर्म पानी होता है उसके उपयोग द्वारा हम अमोनिया जैसे जो बाष्पशील द्रव होते हैं उसे उबालते हैं और उसकी भाप द्वारा हम टरबाइन को घुमाएंगे और समुद्र की जो गहराई पर रहे वो ठंडे पानी को हम पंप द्वारा ऊपर लाकर अमोनिया की जो बाष्प होती है उसे पुनः द्रव में रूपांतरित करते हैं। मतलब जो ऊपर का पानी है उसके द्वारा हम अमोनिया के बाष्पशील द्रव को हम उबालते हैं, अमोनिया से बाष्पशील द्रव को उबालते हैं जिसके कारण उसकी बाष्प बनेगी और वो बाष्प टरबाइन को घुमाएगी और उसके कारण विद्युत ऊर्जा होगी। और जो गहराई पर रहे हुए पानी है उसको हम पंप द्वारा ऊपर लाएंगे और वो ऊपर लाकर अमोनिया की बाष्प को पुनः द्रव स्वरूप में रूपांतरित करेगा। तो ये थी बच्चों समुद्री ऊर्जा। अभी नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा। ये टॉपिक पूरा अलग है। वो आगे जो 3 ऊर्जा हमने देखी वो समुद्र में से प्राप्त ऊर्जा थी। अभी हम देखेंगे भूतापीय ऊर्जा। भू मतलब जमीन, तापीय मतलब अंदर कोई गर्मी होती है उसे हम भूतापीय ऊर्जा, मतलब जमीन में से हम ऊर्जा प्राप्त। तो भूस्तरीय परिवर्तनों के कारण पृथ्वी की सतह की गहराई में आए हुए गर्म विस्तारों में जो खड़क होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उसकी पिघली हुई अवस्था रचित होती है। भूस्तरीय परिवर्तन बराबर भूस्तरीय परिवर्तन के कारण पृथ्वी की सतह से गहराई पर जो आए हुए गर्म विस्तार है वहाँ पर जो पत्थर होते हैं वो पिघली हुई अवस्था में सर्जित होते हैं और ये पिघली हुई अवस्था जो पत्थर ऊपर की ओर धकेलते हैं तब निश्चित विस्तार में घिराव होता है, उसे हम गर्म बिंदु कहते हैं। क्या कहा? ये पिघली अवस्था के जो पत्थर होते हैं वो ऊपर की ओर आते हैं और वो निश्चित विस्तार में कवर हो जाते हैं, वो निश्चित विस्तार में फैल जाते हैं, उसे हम गर्म बिंदु कहते हैं।
ठीक है। अंदर के भाग में जो गर्म विस्तार है वहाँ पर पत्थरों की पिघली अवस्था मिलती है, वो पिघली हुई अवस्था ऊपर की ओर आती है तो निश्चित विस्तारों में फैल जाती है, जिसे हम गर्म बिंदु कहते हैं। जब ये भूगर्भीय जल, मतलब रहा तो जमीन के अंदर है, मतलब उसको भूगर्भीय जल, बराबर, जो भी जल भूगर्भ के अंदर है तो उसे भूगर्भीय। जब ये जमीन के अंदर आओ पानी ऐसे गर्म बिंदु के संपर्क में आता है तब बाष्प बनती है। वो तो आपको पता ही होगा कि कोई भी पानी अगर गर्मी मिले तो वो बाष्प में रूपांतरित होगा, और इस बाष्प को हम बाहर लाकर पाइप द्वारा बाहर लाएंगे और उसके द्वारा टरबाइन चलाएंगे और टरबाइन के माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। इसका उत्पादन खर्च बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु प्रॉब्लम ये है कि ये उत्पादन जहाँ पर होगा वैसे स्थल हमारे भारत के अंतर्गत बहुत कम है, क्योंकि गर्म विस्तार मिलना भी तो चाहिए ना। गर्म विस्तार नहीं मिलेगा तो ये जो भूगर्भ जल इसके संपर्क में आने वाला नहीं है। भूगर्भ जल अगर संपर्क में आ भी गया पर गर्म विस्तार होगा तो ही ये भूगर्भ जल की बाष्प बनेगी। उस बाष्प को हम बाहर लाकर पाइप द्वारा बाहर लाकर हम टरबाइन घुमा सकेंगे और टरबाइन के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकेंगे। और भूतापीय ऊर्जा आधारित पावर प्लांट न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कार्यरत है अभी। न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये दोनों देशों में ये जो भूतापीय ऊर्जा आधारित जो पावर प्लांट है, मतलब भूतापीय ऊर्जा हम प्राप्त करेंगे, वो पावर प्लांट अभी प्रेजेंट न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये दोनों के अंतर्गत कार्यरत है। बच्चों बहुत सरल टॉपिक है। धन्यवाद। यदि आज आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्ध हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।